नमस्कार, स्वागत है आपका एक ऐसे बुलेटिन में जहां आपको मिलती है 2022 के यूपी चुनाव से जुड़ी हर पक्की रिपोर्ट। 2022 में यूपी जिस घमासान का साक्षी बनने वाला है उसकी झलकियां अभी से दिखने लगी हैं। यूपी की सियासत में अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के चलते उबाल है। यकीन मानिए कि ब्लॉक के लिए बवाली संग्राम दिख रहा है। यूपी में 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं। 10 जुलाई को ही नतीजे भी आएंगे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए आज नामांकन हुआ। इस दौरान हिंसा भी जमकर हुई। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पर्चा दाखिल करने से रोकने और हिंसा का आरोप लगाया है। देखिए खास रिपोर्ट। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब बारी यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की है। पूरे प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन हुए। 10 जुलाई को वोटिंग और नतीजों का दिन है, लेकिन नामांकन के दिन जो तस्वीरें सामने आईं वो हैरान कर देने वाली हैं। हर जगह सिर्फ हंगामा और हिंसा देखने को मिली। जिला पंचायत अध्यक्ष की तरह ही ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर जोर आजमाइश हो रही है। जिले में एक तो पर्चा नहीं खरीदने दिया गया। अब जब पर्चा सोहा में खरीद गया और हम लोग जो प्रस्तावक और प्रत्याशी उनके साथ आए, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हजारों में खड़े हैं। पुलिस मूक दर्शक है। 2015-16 में प्रदेश में 816 पदों पर चुनाव हुए थे। इसमें 385 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुन लिए गए थे। एसपी ने 623 ब्लॉकों में अपना प्रमुख निर्वाचित होने का दावा किया था। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद अब बीजेपी की नजर ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर है। दूसरी पार्टियां भी ब्लॉक की सत्ता पर काबिज होने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। अब इंतजार 10 जुलाई का है, जब ये साफ हो जाएगा कि आखिर ब्लॉक में किसकी सरकार बनी है। टीम न्यूज़ स्टेट। और आइए सबसे पहले आपको ब्लॉक प्रमुख चुनाव की 5 बड़ी बातें बताते हैं। समझाते हैं आपको कि कैसे ये ब्लॉक लेवल का चुनाव रखता है सियासी दलों के लिए खास मायने। ब्लॉक प्रमुख चुनाव की अगर हम बात करें तो मतलब प्रतिष्ठा की लड़ाई से है। ब्लॉक में जीतने से गांव से साख बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के ब्लॉक जीते तो मिलेगी साइकोलॉजिकल जीत, और विधानसभा चुनाव से पहले ये साइकोलॉजिकल जीत बहुत जरूरी है दोनों दलों के लिए, सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। और 2022 के महासमर से पहले ये बड़ा चुनाव इसलिए माना जा रहा है क्योंकि गांव कस्बे को जिस तरीके से कवर किया जाएगा, तो इस ब्लॉक से जिले तक का सफर और जिले से विधानसभा का सफर तय किया जाएगा। तो उत्पात से होती है छवि खराब, लेकिन ऐसी तस्वीर लगातार उभर करके सामने आ रही है। कई जिलों से उत्पात की तस्वीरें, हिंसा की तस्वीरें सामने आई है। और हमारे साथ सहयोगी जुड़े गोरखपुर से दीपक और साथ ही साथ कानपुर से अमित। सबसे पहले रुक करते हैं गोरखपुर का, क्या कुछ स्थिति रही, क्योंकि ब्लॉक पर कब्जा, जिले पर कब्जा, इसके बाद विधानसभा पर कब्जा। देखिए, आज पूरे दिन अगर गोरखपुर के 20 ब्लॉकों की बात करें कुंदन, तो हर तरफ हंगामा ही हंगामा देखने को मिला। सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने सत्ता पक्ष पे आरोप लगाया कि उन्होंने उनके प्रत्याशियों को घुसने नहीं दिया और जहां जहां पे वो किसी तरह से प्रवेश पा सके वहां पे उनका नामांकन नहीं करने दिया गया। गोरखपुर के 20 ब्लॉकों में आज 15 जगहों पर बवाल की खबरें आई और उसमें से कई जगहों पर लाठीचार्ज हुए। तमाम जो कार्यकर्ता रहे उनके बीच और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बवाल भी हुआ, लाठीचार्ज तक करना पड़ा, पथराव भी हुआ में। तो आज पूरा दिन हंगामेदार रहा। सीधे तौर पर अगर कहें तो प्रतिष्ठा, जिस तरह से आपने बताया कि जो यहाँ के भाजपा के विधायक हैं, पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, इसके अलावा जो सांसद हैं, उनके लोग सीधे इस तौर पे इस चुनाव में इन्वॉल्व हैं। गोरखपुर के 20 ब्लॉकों में 18 ब्लॉकों में बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों के परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रतिष्ठा जुड़ी है और यही कारण प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह का हथकंडा अपनाया गया है इस चुनाव में।
और यही कारण है कि हर जगह बवाल की स्थिति देखने को मिली है। कई जगहों पे बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनके साथ भी मारपीट की घटनाएं सामने आई है। सपा के लोगों ने मारपीट किया है। खोराबार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया और यही कारण है कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सड़कों पर कई घंटे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं बैठे रहे। इल्जाम सीधे प्रदेश सरकार पर कि उनके इशारे पर इस तरह के जो घटनाएं हुई तमाम लोगों को आज नामांकन नहीं करने दिया गया। गोरखपुर की अगर बात करें तो 10 जगहों पर माना जा रहा है कि लगभग निर्विरोध कल तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, सीट क्लियर हो जाएगी और बाकी जगहों पर जहां समाजवादी पार्टी या दूसरे प्रत्याशी चुनाव में है उनकी भी स्थिति परसों तक साफ हो जाएगी। हालांकि जीत की जो बात की जा रही है वो बड़ी जीत बीजेपी की इस बार फिर से ब्लॉक पंचायत जो सदस्यों का चुनाव है उसमें होने जा रही है। कुंदन, अमित बताइए, साम दाम दंड भेद कौन इस्तेमाल कर रहा है? किस तरह की बवाल की तस्वीरें वहां से सामने आई? देखिए, आरोप प्रत्यारोप के बीच हम ये कह सकते हैं कि जो एक ब्लॉक स्तर के चुनाव है उनको समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो कितने गंभीरता से ले रही है, क्योंकि चुनाव से पहले यही एक ऐसा चुनाव है जो आपने कहा कि एक साइकोलॉजिकल जीत को के साथ हर पार्टी ये चाहेगी कि हम विधानसभा चुनाव में उतरे। असली लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। आज चाहे कानपुर हो या कन्नौज हो, फतेहपुर हो, कानपुर देहात हो, इटावा हो, तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर दिन भर हंगामा होता रहा। इस चुनाव को लेकर गदर मस्ती रही, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका ये सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि उनके दल के लोग जाके अपना नामांकन कराएं और उसके लिए बाकायदा जो लोग अपने साथ प्रस्तावक लेकर आए थे उनके साथ भी मारपीट की लाइव तस्वीरें कैमरों में कैद हुई। बहुत बेरहमी से मार पिटाई हुई। लेकिन सबसे हैरत वाली बात कुंदन ये रही कि इस मारपीट के बीच जो पुलिस है वो वहां पर मौजूद थी। हालांकि वो गांधीगिरी का काम कर रही थी, उसको कोई मतलब नहीं था कि दोनों दल के आपस में कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। उन्होंने रोकने की भी जहमत नहीं उठाई। हालांकि कुछ जगहों पर लाठीचार्ज हुआ, लोगों को काबू में किया गया, लेकिन इस तरह की आशंका पहले से थी कि आज जब नामांकन होगा तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। कन्नौज में तो बाकायदा मारपीट करके जो एआरओ की टेबल होती है वहां पर जितने भी पर्चे रखे थे उनको फाड़ दिया गया। पुलिस वहां पर मौजूद थी लेकिन रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन जो अरौस है आपका उन्नाव जो लखनऊ बॉर्डर पे है, वहां पर जिस तरह एमएलसी सुनील साजन अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे और वहां पर गेट पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता जो कैंडिडेट थे उनको घुसने से रोका गया, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ। वो तस्वीरें लोकतंत्र के लिए बड़ी शर्मनाक है। लेकिन उसके बावजूद आज हंगामे के बीच नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, परसों जब चुनाव होगा वहां पर ये जो बवाल है वो बहुत बड़ा रूप न ले ले, इसको लेकर भी बड़ा सतर्क रहना होगा। लेकिन पूरी जगह पर आज हंगामे और मारपीट की तस्वीरें ही सामने आती रही। कुंदन, बिल्कुल, तो जहां पर जरूरत थी वहां पर कुल मिलाकर के पुलिस ने गांधीगिरी कहीं पर दिखाई तो कहीं पर डंडे का इस्तेमाल भी किया। शुक्रिया दीपक और शुक्रिया अमित इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका। और अब लोग करते हैं अगली बड़ी खबर का जिसका 2022 से सीधा वास्ता है। सवाल यह है कि क्या इस बार यूपी चुनाव में नया समीकरण देखने को मिलेगा? क्या 2022 में होने वाले सियासी महासमर में नए फार्मूले गढ़े जाएंगे? इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी फैक्टर की एंट्री होने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि ओवैसी की पार्टी की तरफ से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया जा रहा है। कुंदन, इस बीच आज लखनऊ में ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि इस बार चुनाव में एमवाई फैक्टर नहीं चलेगा, यानी कि सीधे तौर पर विपक्ष को चारों खाने चित करने की तैयारी ओवैसी की है। क्या 2022 में बदलेगा यूपी का समीकरण? महासमर के रण में ओवैसी फैक्टर कितना कारगर? भागीदारी संकल्प मोर्चा का क्या होगा असर? 2022 में एमवाई समीकरण बिगाड़ेगा खेल। यूपी के सियासी रण में ओवैसी की एंट्री से 2022 की सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। ओवैसी और उनकी पार्टी की तरफ से हर बार कुछ न कुछ चौंकाने वाला बयान दिया जाता है और इस बार खुद ओवैसी ने कहा है कि इस बार यूपी में एमवाई फैक्टर नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में एमवाई कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस।
भागीदारी संकल्प मोर्चा का दम भर रहे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो बीजेपी को छोड़कर किसी के भी साथ जा सकते हैं। सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा को छोड़ के भाई हम भाजपा के साथ जाने वाले नहीं, इस नाते कि बीजेपी डूबती हुई नैया है। दूसरी तरफ सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर ओवैसी को आमंत्रित किए जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। ओम प्रकाश राजभर अपने राजभर समाज को, हिंदू समाज को, कि ओवैसी उस जमीन से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं जो जमीन परिचायक है गाजी मसूद के अत्याचारों की, अन्यायों की, जो जमीन पहचान है सुहेल देव राजभर महाराज के शौर्य की, जहां उन्होंने युद्ध लड़ा उस गाजी मसूद से, जिसको मानने वाले ओवैसी उनके साथ अब राजनीतिक तौर पर गठबंधन कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा यानी ओवैसी, राजभर और शिवपाल की तिकड़ी 2022 में होने वाले सियासी महासमर में कोई मजबूत छाप छोड़ पाएंगे? टीम न्यूज़ स्टेट। बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर सूबे की योगी सरकार पर बड़ा हमला किया। ओवैसी ने दोहराया कि वो संकल्प लेते हैं कि 2022 के सत्ता संग्राम में बीजेपी को हराएंगे। तो एक तरफ ओवैसी कहते हैं कि हम सीएम योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ क्या कहते हैं, एमवाई समीकरण का कोई मतलब इस बार नहीं रह जाएगा। तो ये एक तरफ सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं। तो एमवाई समीकरण का मतलब क्या होता है ये हम आपको समझा देते हैं। मुस्लिम यादव का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे एमवाई कहते हैं। टिकट बांटने में एमवाई समीकरण की बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश में रही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से यूपी की सियासत में एमवाई समीकरण का बड़ा असर है, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी इसी समीकरण को साधती है। एम मतलब मुस्लिम, वाई यादव, ये दो समीकरण साध लिया गया तो सत्ता आसानी से मिल जाती है। 15 जिलों की 60 सीटों पर राजभर वोट का भी असर रहे, जिसके साथ ओवैसी और राजभर का एक तरीके से कॉम्बिनेशन इस वक्त दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी आए हुए हैं तो ऐसे में वो इस फैक्टर को अपनाना चाहते हैं, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ रहे। राजभर की कोशिश की उनके वोट बैंक उनकी तरफ रहे और इन दोनों को यानी कि राजभर वोट और मुस्लिम वोट मिलाकर सत्ता के संग्राम में नंबर 1 बनने की कोशिश होगी। अविनाश हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। अविनाश, जाहिर तौर पर एमवाई फैक्टर नहीं चलेगा ये कहना असदुद्दीन ओवैसी का, यानी कि एक तरफ से निशाना समाजवादी पार्टी पर था। चाहते क्या है ओवैसी राजभर के साथ? बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। देखिए, एमवाई फैक्टर नहीं चलेगा, इसके पीछे पूरा सार है। और जिस अंदाज में ओवैसी ने कहा, कहीं ना कहीं उन्होंने सपा पर निशाना साधा। देखिए, आज बहराइच में, चूंकि बहराइच में मैं खुद मौजूद हूँ इस वक्त, और आज पूरे दिन बहराइच में जो सरगर्मियां थी वो काफ़ी तेज रही। और बहराइच से के जिस जगह से आज ओवैसी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है, देखिए वो जगह बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल ओवैसी मुस्लिम समाज को एक मैसेज देने में लगे हुए हैं कि मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी वो खुद हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं। और यही वजह रही कि आज बहराइच से असदुद्दीन ओवैसी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। ये भी महत्वपूर्ण है राहुल की पूरे प्रदेश का पहला जो दफ्तर था, चुनावी दफ्तर, जो कैंप कार्यालय था, वो बहराइच में खोला गया है। देखिए, इसके पीछे असदुद्दीन ओवैसी की एक रणनीति भी है, क्योंकि बहराइच वो जिला है जो खासकर अगर हम बहराइच सदर की बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। और ना सिर्फ बहराइच बल्कि यूपी के जो तमाम वो जिले जो तराई जिले माने जाते हैं, नेपाल से सटे हैं, चाहे सिद्धार्थनगर की बात करें, महाराजगंज हो गया, श्रावस्ती हो गया, चूंकि ये सटे हुए जिले हैं और यहाँ पर अच्छी खासी तादाद मुस्लिम मतदाताओं की है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ से है, ना सिर्फ भाजपा से है, बल्कि उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से है। और यही वजह रही कि आज जैसे ही लखनऊ पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने सीधा हमला समाजवादी पार्टी पर बोला कि एमवाई फैक्टर अब काम नहीं करेगा, यानी कि इस बार मुसलमान यादव के साथ, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा। तो ये एक प्लानिंग का हिस्सा है जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया है
कि जो 20 से 22% जो पूरा वोट बैंक है पूरे प्रदेश में मुस्लिम समाज का, उसमें एक बड़ी सेंध मारी जाए। क्योंकि देखिए, ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि जो गैर यादव जो पिछड़ा है और खासकर जो राजभर समाज के लोग हैं वो अभी भी ओम प्रकाश राजभर के साथ जुटे हुए हैं, और साथ में जो दूसरी पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, जल्दी से दर्शकों को ये बता दीजिए, अविनाश जल्दी से दर्शकों को यह बता दीजिए वो कौन से जिले और कौन सी सीट होने वाली है जहां पर कम से कम राजभर का जो वोट बैंक है और असदुद्दीन ओवैसी का जो वोट बैंक है वो कॉम्बिनेशन अगर मिल जाएगा तो उससे जीत पक्की हो सकती है। देखिए, अगर पश्चिम के कुछ जिलों की बात करें, जैसा कि अभी बहराइच का जिक्र कर रहा था, तो बहराइच की जो सदर विधानसभा सीट है और कुछ और जिले हैं जो तराई के हैं, वहां पर मुस्लिम बाहुल्य वो विधानसभा सीट मानी जाती है। देखिए, तकरीबन 140 ऐसी विधानसभा सीटें हैं कुंदन पूरे प्रदेश में, जहां का जो परिणाम होता है कहीं ना कहीं जो मुस्लिम मतदाता है वो अपने हिसाब से उसको डिसाइड करता है। जहां तक सवाल ओम प्रकाश राजभर का है, तो जो ओम प्रकाश राजभर की सीटें हैं पूर्वांचल की सीटें हैं, जिसमें हम मऊ की बात करें, गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, तो यहाँ पर इन जिलों में कुछ ऐसी सीटें हैं जो जहां पर जो राजभर वोट बैंक है वो प्रभावित करता है। तो इनकी एक रणनीति रहेगी कि जहां से जाहिर तौर पर आपसे सब कुछ स्थिति को समझ रहे हैं जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी आज यूपी की धरती पर पहुंचते। हालांकि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने क्या कुछ कहा है ओम प्रकाश राजभर को लेकर, सुनते हैं। ओम प्रकाश राजभर और AIMIM प्रमुख आज बहराइच पहुंचे और मोहम्मद सलार गाजी के मज़ार पर चादर चढ़ाया और इसके बाद से ही यहाँ पर विवाद खड़ा हो गया है। हमारे साथ हैं अनिल राजभर जी, जो वाराणसी के शिवपुर विधानसभा से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री भी हैं। अनिल राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि राजभरों का नेता मैं हूँ और हमारे साथ राजभर और पिछड़ा वर्ग है। बीजेपी आपको सामने लेकर आती है, कहते हैं आप राजभर के नेता हैं, और ऐसे में जो बहराइच में हुआ इस पर सबसे पहले आप अपनी टिप्पणी दीजिए। नहीं, अब तो आज तो बेनकाब हो गया। जिस बात को मैं कहते आया हूं कि ये समाज के कभी हो ही नहीं सकते, ये सब समाज के दुश्मन हैं और समाज को बेचने का काम हमेशा से करते आए हैं। समाज अब जाग गया है, ऐसे लोगों की बात में फंसने वाला नहीं है। एक दूसरी बात, हमने कहा महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाकर, लेकिन महाराजा सुहेलदेव से इनका कोई लेना देना नहीं है। आज देश पर हमला करने वाला, देश का जो आक्रांता हो, हजारों मां बहनों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ करने का जिसके ऊपर आरोप लगा हो, आज उसको सम्मानित करने का काम ये लोग, उसकी मजार पर चादर चढ़ रही है और राजभर समाज तमाशा देखेगा। अपना विरोध करेंगे, आपने कहा राजभर समाज की बस्तियों में ऐसे लोग घुसेंगे नहीं। राजभर समाज के बीच में इनको हम लोग घुसने नहीं देंगे। ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान किया है। तो ओम प्रकाश राजभर ने जो चुनावी रण से पहले जो दाव खेला है, फिलहाल बीजेपी उस पूरे दाव को खारिज कर रही है और कह रही है दाव पूरी तरीके से उल्टा है और राजभर की बस्तियों में अब ओम प्रकाश राजभर को अनिल राजभर घुसने नहीं देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अविनाश जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 2022 का महासमार, एक छोटे से ब्रेक के बाद भी जारी है। बुधवार को मोदी कैबिनेट का मेगा विस्तार हुआ, साथ ही कई दिग्गजों का इस्तीफा भी हुआ। बुधवार को मोदी कैबिनेट में 43 मंत्री शामिल हुए। कैबिनेट विस्तार में चुनावी राज्यों को विशेष तरजीह दी गई। यूपी से 7 चेहरे, जी हां 7 चेहरे शामिल किए गए, तो उत्तराखंड कोटे से अजय भट्ट को मंत्री बनाया गया। अब सवाल यह है कि क्या 7 मंत्रियों के लिए समीकरण के जरिए बीजेपी 2022 में यूपी का किला भेद पाएगी? देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें सिर्फ मोदी कैबिनेट के विस्तार की नहीं हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो यूपी में होने वाले सियासी महासमर में बीजेपी की धार को और मजबूत करेंगे और विरोधियों को पस्त करने के लिए हर तरह की जोर आजमाइश करेंगे। मोदी कैबिनेट में यूपी से अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, SP सिंह बघेल, भानु प्रताप सिंह वर्मा, कौशल किशोर, PL शर्मा और अजय मिश्रा को जगह मिली है। उत्तराखंड से अजय भट्ट को मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट विस्तार में जाति समीकरण का भी विशेष ध्यान रखा गया।
बीजेपी ने एक बार फिर से गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित पर दांव लगाया है। हालांकि सवाल ये भी है कि मंत्रिमंडल में जाट समुदाय से किसी को जगह क्यों नहीं मिली है। पार्टी को भरोसा है कि वो इस समीकरण के जरिए 2022 में 300 से ज्यादा सीटें अपनी झोली में डाल पाएगी। सरकार ने इतना काम किया है कि आने वाले समय में जब 2022 में यूपी में चुनाव आएंगे तो हम लोग 300 से ज्यादा सीटें फिर से जीत के आएंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जनता के हित के लिए बूथ स्तर से लेकर प्रदेश से लेकर केंद्र तक के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जनता के हित में काम करती है और देखेंगे 2022 में चुनाव होगा तो फिर हम सरकार बनाएंगे। यूपी के 7 मंत्रियों के समीकरण के सहारे 2022 का महासमर फतह करने की तैयारी है। दूसरी तरफ विरोधी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 5000 जातियां हैं, हमारा हम अपने मालिक हैं कि उनके मालिक हैं? 70 साल से हम पीछे हैं। 70 साल से किसी ने पूछा इन जातियों को? चाहे प्रदेश का मंत्रिमंडल बनता हो, चाहे देश का मंत्रिमंडल बनता हो, कभी किसी के ध्यान उधर जाता है? सिर्फ और सिर्फ चुनावी खेल है, रेवड़ी है और चुनावी विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया नौटंकी है, जिसको उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक बहुत कायदे समझता है। यूपी विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं, लेकिन सियासी दल अभी से अपनी बिसात बिछाने लगे हैं। अब देखना यह है कि 22 के महासमर में टीम मोदी के नए योद्धा दांव पेच में कितना सफल हो पाते हैं। मोदी के इस मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से 7 नाम लिए गए हैं, 7 लोगों को शामिल किया गया है और ये 7 चेहरे ऐसे हैं जो 2022 के समीकरण में फिट बैठते हैं और 2022 के मिशन में इसका लाभ भी मिलने की पूरी उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। तो 22 का महासमर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। क्या सियासी उठापटक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चल रही है। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।